कालम सम विषम कारः परिभव सम्मान कारकः कालः वालम करोति पुरुषम दतार या चितार च। कहने का तात्पर्य ये है कि काल का मतलब समय से है। समय जब सम या विषम होता है, सम का मतलब आपके फेवर में होता है, विषम का मतलब आपका समय बिगड़ा हुआ है, तभी क्या होता है परिभव सम्मान कार का। परिभव का मतलब या तो आपको पराजय मिलती है और या तो अगर समय आपके पक्ष में है तो आपको विजय और सम्मान मिलता है। समय जब आपके पक्ष में होता है तो आपको दतार या चितार, दतार का मतलब है दाता की तरह दानी या राजा होना, और चितार का तात्पर्य यह है कि आप भिक्षुक और भिखारी की तरह घूमते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सम्मान हो चाहे अपमान हो, चाहे आपकी पराजय हो या जय हो, आप राजा हों या भिक्षुक और भिखारी हों, ये सभी कुछ समय के साथ चलते हैं। समय अच्छा होता है तो सम्मान मिलता है, आप राजा बनते हैं। समय खराब होता है तो आपको पराजय मिलती है और आप भिक्षुक की तरह घूमते हैं। तो समय ही वो चीज़ है, कहते हैं जो पारस का उदाहरण लिया जाता है। तो पारस क्या है? देखिए, पारस नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। पारस का तात्पर्य यह है कि जिसको पारस छू देता है वो सोना हो जाता है। तो जब आपका समय और किस्मत आपके साथ होती है ना, तो याद रखिए आप किसी भी वस्तु को छू देंगे तो वो तुरंत काम हो जाएगा, सोना बन जाएगा। तो कुंभ राशि के लिए कुछ ऐसे ही क्षण और प्रतिफल जो हैं वो आ चुके हैं। अब वो क्षण और प्रतिफल आपकी कुंडली में कैसे आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, कितना आएंगे, आप पूरा वीडियो देखिए इसके लिए। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो भी कुंभ राशि के लोग हैं, जो भी कुंभ राशि के लोग हैं जिनके 11 नंबर जहाँ पर लिखा हो कुंडली में, वहाँ पर या तो चंद्रमा विराजमान हो आपके, या आपकी लग्न जो प्रथम भाव हो वहाँ पर 11 नंबर लिखा हो, या आपकी नाम राशि कुंभ से आती हो, सभी के लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगा। अब मैंने क्या कहा कि समय और भाग्य अगर आपके साथ है तब तो मान लीजिए कि सब कुछ ठीक है, और समय और भाग्य यदि आपके साथ नहीं है तो वहीं पर जाकर के सब कुछ खराब हो जाता है। अब आपकी कुंडली में, हर कुंडली में ये देखा गया कि कोई ना कोई ग्रह आपका राजयोग कारक होता है। जब हम कुंभ राशि की बात करेंगे तो कुंभ राशि में राजयोग कारक ग्रह होता है शुक्र। और याद रखिए शुक्र क्या है? शुक्र है भोग, विलास और विहार। ये 3 शब्द यूज किए गए हैं आपके संस्कृत में। विहार का तात्पर्य घूमना फिरना है, पार्टी मौज मस्ती करना है। तो यदि कोई व्यक्ति अगर कुल मिलाकर के एक प्रकार से भोग विलास या जो भी आज की मॉडर्न दुनिया है उसमें रत रहता है, तो मान लीजिए कि उसका शुक्र ठीक ही है। क्योंकि जब शुक्र खराब होता है ना तो व्यक्ति धर्म और अध्यात्म की ओर ज़रूरत से ज़्यादा चलने लगता है। अब आपको अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखना है, क्योंकि शुक्र ही है जो आपको कुल मिला के आगे ले जाएगा। क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है। अब लोग मुझसे ये कहते हैं फ़ोन करके कि पंडित जी आपने तो कुंभ राशि के लिए आपने या बाकी चैनल के लोगों ने तो बड़ा अच्छा बताया है, लेकिन हमारे साथ तो नहीं हो रहा। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक गोचर की बात होती है, देखिए गोचर भी एक प्रकार से लास्ट ट्रुथ नहीं है, अंतिम सत्य नहीं कहा जा सकता। इसके लिए आपको अपनी कुंडली पहले देखनी चाहिए। जब मैं बात आज शुक्र की कर रहा हूँ, आपके भाग्य और समय की बात कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा कि कुल मिलाकर आपको अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति को अब देखना चाहिए कि शुक्र कहाँ पर बैठा है, शुक्र किसके साथ बैठा है। शुक्र कहीं नीच का तो नहीं है, वो कहीं एक प्रकार से नीच नवांश में तो नहीं चला गया है, कन्या नवांश में तो नहीं बैठ गया है। उसकी डिग्री कितनी है, कहीं वो मृत अवस्था या बाल्यावस्था को तो प्राप्त नहीं हो गया। इन सब को आपको देखना चाहिए। यदि आप इन सभी परिस्थितियों पे विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक सही पिक्चर समझ में आएगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप अपनी कुंडली में जब भी गोचर पर विचार होगा तो वहाँ पर शनि, राहु और बृहस्पति की स्थिति को देखा जाता है। तो शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छे है, क्योंकि राशि के स्वामी राशि में ही जाके बैठ गए हैं। तो जब राशि का स्वामी राशि में ही आपके जाकर बैठता है तो संस्कृत का या ज्योतिष का वो नियम चलता है
कि देखिए कोई भी ग्रह जो होता है वह अपनी राशि के खिलाफ कोई काम नहीं करता है। तो यह परिस्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर है। द्वितीय भाव पर राहु का विचरण जो है, यदि आप माया मोह से थोड़ा सा भी दूर रहेंगे, अपनी बुद्धि को अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि माया के भ्रम में चले जाएं कि आपके पास थोड़ा सा पैसा हो गया है तो आप इतने भ्रमित हो गए हैं कि आपने कुछ अलग ही रास्ता अपना रखा है। अगर ऐसा आप कुमार्ग पे नहीं चलते हैं तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर है। भले ही आपकी सन की 7.5 का जो सेकंड फेज है, द्वितीय चरण है, वह कुल मिलाकर इस समय आपका चल रहा है। तो शुक्र की जो स्थिति होगी वह आपकी कुंडली का निर्धारण करेगी। अब मैंने शुक्र के लिए कुछ रूल्स बताए, अब मैं शुक्र के लिए कुछ नियम बता रहा हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे कुल मिला के तो शुक्र आपका हमेशा मजबूत रहेगा। जैसे मैंने क्या कहा कि शुक्र जो है हास्य है, विनोद है, भोग विलास है और विहार है। अर्थात यदि आप हंसमुख हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट रहते हैं, आप थोड़ा बहुत घूमने फिरने में, पार्टी करने में, एंजॉय करने में विश्वास रखते हैं तो आपका शुक्र एक प्रकार से मजबूत होगा। दूसरा, देखिए शुक्र के कुछ मंत्र हैं, या तो आप उनका जो वैदिक मंत्र है ओम शुक्राय नमः वो करें, या उनका एक जो बीज मंत्र आता है ओम द्राम दीम द्रौम सा शुक्राय नमः, इसका अगर रोज़ आप 101 बार जप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका शुक्र इससे मजबूत होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब शुक्र के लिए सफ़ेद रंग या क्रीम कलर जो होता है वो शुक्र का ही रंग माना जाता है। क्रीम कलर हो या सफ़ेद कलर हो। और आपको मालूम है कि जिस तरह प्राणी की उत्पत्ति शुक्र से होती है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको एक प्रकार से ये ध्यान रखना है कि शुक्र का रंग सफ़ेद है, और जो वस्तुएं शुक्र को आपके अंदर शुक्र को बढ़ाती हैं और यदि वह सफ़ेद कलर की हैं तो निश्चित तौर पर आप उनका सेवन ज़रूर करें। जैसे आपका बादाम है वह सफ़ेद ही होता है अंदर से खाने में, तो आप उसका सेवन ज़रूर करें। दूध है, दही है, मक्खन है, पनीर है, इनका आप सेवन करिए। आपका शुक्र निश्चित तौर पर उज्जवल होगा, अच्छा होगा। तो आप कुंडली में अपने शुक्र की स्थिति को देखिए, और यह वो समय अब आ गया है कि जो आपके लिए एक प्रकार से पारस के समान है, और निश्चित तौर पर आप कुछ जिस चीज़ को छू देंगे वह सोने के समान हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपनी कुंडली के बारे में कोई भी विश्लेषण चाहिए तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि शुल्क लागू होंगे, इसलिए गंभीर लोग ही कुल मिला के कॉल और कांटेक्ट करें।